हेलो बच्चों आज आपकी वार्षिक परीक्षा विज्ञान का पाठ 9 जो है जिसका नाम घर्षण है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। घर्षण पाठ आपका पाठ 9वां है बच्चों, ठीक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आ सकते हैं प्रश्न उनको एक बार देखते हैं। तो देखें ये प्रश्न, पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर घर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जो पाठ का नाम है घर्षण वही आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। और इसमें ये क्वेश्चन अगर इसके अलावा आपका पूछा जाता है घर्षण जो है कैसे उत्पन्न होता है तो भी आप यही सेम आंसर देंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए आंसर यही है, आप इसे जानें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो सतह हैं या जैसे एक टेबल ही है आपके पास, उस टेबल पे आपने कोई बुक रखी हुई है, ठीक है। तब इस बुक का सरफेस जो नीचे टेबल से टच हो रहा है वहाँ इन दोनों सरफेसों के बीच में कुछ इंटरलॉक्स होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे में इस इंटरलॉकिंग करके इस तरह से ये सतह फंस जाते हैं, तभी वो बुक उस पर रुकी हुई है। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वो इसी तरह से वहाँ पर जो इंटरलॉकिंग्स जो हैं इनको अनियमितताएं कहते हैं। इन अनियमितताओं के कारण ही ये यहाँ पर रुके होते हैं, ठीक है। तो ये जो अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं बच्चों, इन्हीं को जब आपस में मतलब कि रगड़ते हैं हम दो पृष्ठों को तो भी घर्षण उत्पन्न होता है। आपको आम भाषा में यही पता है ना। तो ये जो अनियमितता होती हैं एक्चुअल में इनको ही हम घर्षण कहते हैं कि वहाँ पर जो इंटरलॉकिंग जो हुई है इसको पार पाने के लिए जो बल प्रयोग किया जाता है उस बल को घर्षण बल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये घर्षण के कारण ही वो बल हमें वहाँ लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते। तो देखिए बच्चों इसके आंसर में जो लिखा हुआ है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। इन अनियमितताओं से अंतःबंधन यानी इंटरलॉकिंग उत्पन्न होती है जिसे पार करने के लिए घर्षण बल लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप ये समझ गए होंगे कि घर्षण क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना बच्चों यहाँ पर ये आपकी जो बुक में जो चित्र दिया हुआ है कमानीदार तुला का, ये पहले भी आपके जो प्रीवियस अगर आप पेपर्स देखते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन इस चित्र से आया हुआ है कि चित्र देख के ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्या किसका चित्र है। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है कमानीदार तुला, ठीक है। ऐसा ही अगर इस बार भी आपके चित्र आए तो आप ये लिखेंगे कि कमानीदार तुला है ये। अब ये होती क्या है ये पूछ लिया जाए तो यहाँ आंसर आपको दिया हुआ है कि ये एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है, ठीक है। तो ये एक आप देख रहे हैं ये एक तरह से एक मशीन है जिससे कि तोला जाता है वजन को। आपने सबने इसे अपने स्कूल्स में देखा भी होगा, घरों में भी देखा होगा। तो देखिए इसमें तोला कैसे जाता है ये भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये देखें ये कमानीदार तुला में आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, ये आपकी बुक का ही चित्र है कि यहाँ पर ग्राम्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। जो रीडिंग आप लेंगे उसके लिए ऊपर यहाँ ग्राम्स लिखा हुआ है, यानी कि जो आपकी इसमें वजन होगा वो आप किस में माप रहे हैं बच्चों, ग्राम में माप रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखें ये जो है ग्राम 0 से शुरू होकर 10, 20, 30 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो भी कोई रीडिंग दी हुई है, मान लीजिए आपका जो वजन है वो यहाँ पर इसको देखें, वजन जो होता है उसको यहाँ पर नीचे वाला जो पोर्शन है बच्चों इसमें लटका दिया जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग है इसका ये उस वजन तक नीचे आ जाएगा। तो देखें आप यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है आपका ये इधर तक आ रहा है, 20 के आगे तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 20 का निशान इस पे साफ दिख रहा है, यहाँ तक ये स्प्रिंग जो है ये रुका हुआ है। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों, 20 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी रीडिंग में वहाँ पर आपका स्प्रिंग नीचे जाता है उसके सामने जो अक्षर लिखा हुआ है उतना ही उसमें वजन है, ठीक है। तो आपका ये इतना वजन जैसे इसमें 20 तक पहुँचा हुआ है तो वो 20 ग्राम हो गया, ठीक। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कमानीदार तुला क्या होती है और ये इसमें वजन मापा जाता है ग्राम्स में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है बच्चों कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, इस कथन को उदाहरण की सहायता से आपने स्पष्ट करना है। तो देखें इसके लिए अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखना। तो देखें अध्यापक को चौक से वहाँ पर आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखना जरूरी हो जाता है ना, तभी तो आप पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं टीचर। तो उसमें क्या होता है, चौक तो घिस जाता है परंतु घर्षण के कारण श्याम पट्ट पर शब्द अंकित हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी आप जो पढ़ रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर वो किसके कारण पढ़ पा रहे हैं, घर्षण के कारण। जो चौक है उसका ब्लैक बोर्ड के साथ घर्षण जब होता है तो वो अंकित होते हैं वहाँ पे शब्द। ठीक, ऐसे दूसरा उदाहरण दे सकते हैं आप, माचिस की तीली को जलाते हैं हम जब हम उसकी डिब्बी से रगड़ कर। तो माचिस की तीली को जब आप रगड़ कर डिब्बी से जलाते हैं तो भी वो घर्षण के कारण वहाँ पर तीली जल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है घर्षण को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो कम करने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, जैसे आपकी साइकिल में आपके जो ब्रेक होते हैं साइकिल के, है ना, वो जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको बदलवा लेते हैं, है ना, या तो उनको चेंज करेंगे, नए पुर्जे लगा सकते हैं आप वहाँ पर, या फिर जैसे मशीन में जो पुर्जे घिस जाते हैं तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, स्नेहक का। स्नेहक के रूप में आप किनको प्रयोग करते हैं, ग्रीस या तेल को, है ना, ग्रीस या तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गए स्नेहक हमारे, ग्रीस या तेल। इसके बाद इसमें दूसरा है पहिए का उपयोग। तो पहिए का उपयोग ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं कि ये बच्चा इस ट्रॉली बैग को ले जा रहा है आसानी से, इसमें पहियों के कारण। अगर ये पहिए ना लगे हों तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होएगा। और तीसरा है बॉल बेयरिंग के कारण। बॉल बेयरिंग बच्चों ये मशीन के पुर्जों में जो है ये लगाए जाते हैं ताकि मशीन्स जो होती हैं वो अच्छे से रोल करें, अच्छे से घूमें। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों उपाय करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उस पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल विपरीत है कि घर्षण को बढ़ाने के कार्य लिखें। तो घर्षण हमारे लिए अनिवार्य भी हो जाता है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखें, जैसे अगर बिल्कुल समतल चिकना सरफेस होता है तो उसमें फिसलने का डर होता है ना, तो उस फिसलन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि उसको थोड़ा खुरदरा कर दें, है ना, तो इसलिए उसको खुरदरा कर दिया जाता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो टायर होते हैं आपने देखे होंगे ट्रक के बड़े बड़े टायरों में इस तरह से बड़े बड़े खांचे बने होते हैं, तो ये खांचे भी उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे खांचे बनाकर हम कर सकते हैं, घर्षण को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रेत या पिसे हुए कांच का प्रयोग कर सकते हैं कि जो जगह हमारी है फर्श है या कोई भी सतह है उस पर आप रेत डाल सकते हैं या पिसा हुआ कांच डाल सकते हैं जिससे वो थोड़ा खुरदरा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये उपाय किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो पिसा हुआ कांच है बच्चों इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इससे हानियाँ भी हो सकती हैं। तो आप इसका उपयोग जब किया जाता है तो बहुत समझदारी से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपके घर्षण को बढ़ाने के कार्य हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बच्चों ये आपके अभ्यास के प्रश्न है। तो अभ्यास के प्रश्न जो हैं ये देखें, पहला दिया है खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स या क्यों पहनते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो खिलाड़ियों को कीलदार जूते पहनने की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें दौड़ना होता है ना बच्चों, तो दौड़ते हुए वो फिसल ना जाएं। अगर मान लो वहाँ पर फिसल गए तो वो तो हार जाएंगे, तो इसलिए उस फिसलन को कम करने के लिए कीलदार जूते पहने जाते हैं ताकि उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। तो वही आंसर है, खिलाड़ी कीलदार जूते घर्षण बढ़ाने के लिए पहनते हैं जिससे भागते या खेलते या दौड़ते वक्त वे फिसले नहीं। कीलदार जूतों के कारण घर्षण बढ़ जाता है और ट्रैक पर पकड़ उनकी मजबूत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वह है व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो आपने बताना है सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण जो है उससे कम क्यों होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, स्थैतिक घर्षण जो है उसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई वस्तु स्थिर है। जब कोई वस्तु स्थिर है उस पर जो बल प्रयोग किया जा रहा है तब वहाँ पर स्थैतिक घर्षण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु की विराम अवस्था से उसको गति में आप ला रहे हैं तो वहाँ स्थैतिक घर्षण है।
और सर्पी घर्षण क्या होता है बच्चों, जहाँ पहले ही गतिमान है कोई वस्तु, जैसे कि फुटबॉल खेलते हुए जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को किक मारते हैं एक दूसरे को पास करते हुए, है ना, तो वो बॉल तो गति में ही रहती है, रुकती नहीं है ना, तो वहाँ पर सर्पी घर्षण है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि सर्पी घर्षण जो है वह स्थैतिक से कम क्यों होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से आप जब गति में ला रहे हैं तो वहाँ घर्षण बल अधिक प्रयोग होएगा, और गतिमान वस्तु को गति में ही लाना है तो वहाँ आपका बल थोड़ा कम प्रयोग होगा, इसीलिए आपका सर्पी घर्षण जो होता है वो कम होता है। तो अब इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं एक बार। जो आंसर लिखा है, सर्पी घर्षण तब अनुभव किया जाता है जब कोई वस्तु गति में होती है। इसके विपरीत स्थैतिक घर्षण किसी स्थिर वस्तु पर लगता है। किसी वस्तु को अधिक गति में करने के लिए उस पर सर्पी घर्षण कम लगेगा, क्योंकि वस्तु का तल और सतह का तल कम इंटरलॉक अनुभव करेगा, जिसके कारण घर्षण भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया बच्चों, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने अब तक नहीं करा है वे सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद बच्चों।